आज बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के उस दौर की, एक ऐसा नाटकीय मोड़ जब सिर्फ एक संवैधानिक संशोधन ने, आप सोचिए, पूरे देश की नींव हिलाकर रख दी थी। इसकी गंभीरता को समझने के लिए मशहूर इतिहासकार बिपिन चंद्रा का एक वाक्य ही काफी है। उन्होंने लिखा, भारतीय संविधान के मूल नागरिक स्वतंत्रता वाले ढांचे को बदलने का प्रयास किया गया था। बस ये एक लाइन ही बता देती है कि दांव पर क्या लगा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। समय था 1970s के दशक का मध्य और भारत एक जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। माहौल ऐसा बन चुका था कि एक अभूतपूर्व संवैधानिक टकराव के लिए मानव मंच पूरी तरह से तैयार था। अब ये टकराव अचानक नहीं हुआ, इसकी जड़ें कुछ साल पहले ही पड़ चुकी थीं। देखिए, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया केशवानंद भारती केस में। कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ये एक बड़ी बात थी। फिर 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव ही रद्द कर दिया और इसके ठीक 2 हफ्ते बाद 25 जून को सरकार ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी। नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित हो गई। बस इन 3 घटनाओं ने न्यायपालिका और सरकार को आमने सामने ला खड़ा किया। और इसी आपातकाल के अंधेरे में जब सारे लोकतांत्रिक नियम कायदे ताक पर रख दिए गए थे, तब सरकार एक ऐसा संशोधन लेकर आई जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा गया। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, इसका दायरा इतना बड़ा था कि इसने सचमुच भारतीय संविधान की शक्ल ही बदल डाली। तो इस संशोधन ने किया क्या? सबसे पहला असर तो देश की पहचान पे ही पड़ा। हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जगह अब लिखा गया संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। साथ ही राष्ट्र की एकता के साथ और अखंडता शब्द भी जोड़ दिया गया। यहाँ एक दिलचस्प बात है, संविधान के जो मुख्य निर्माता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो खुद संविधान में समाजवादी जैसे शब्द डालने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि ये आने वाली पीढ़ियों से उनकी आज़ादी छीन लेगा कि वो कैसा समाज बनाना चाहते हैं। इसके बाद जो हुआ वो था शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से झुकाने की कोशिश। देखिए, पहले क्या था? सुप्रीम कोर्ट संविधान की मूल संरचना की रक्षा के लिए किसी भी संशोधन की न्यायिक समीक्षा कर सकता था, लेकिन इस संशोधन ने यह शक्ति ही छीनने की कोशिश की। संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह का बदलाव करने की अनलिमिटेड पावर दे दी। मतलब यह संसद को संविधान से भी ऊपर बनाने की कोशिश थी। तो सवाल उठता है कि इस संशोधन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? मोटे तौर पर 4 बातें थीं। पहली, चुनावी विवादों को अदालतों के दायरे से ही बाहर कर देना। दूसरी, राज्यों से ज्यादा शक्तियां लेकर केंद्र को देना। तीसरी, जैसा हमने देखा, संसद को संविधान बदलने की पूरी शक्ति देना। और चौथी, और ये बहुत जरूरी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से ऊपर कर देना। इसका मतलब ये था कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो सरकार ने तो ये सब कर दिया, लेकिन जनता ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? देखिए, इमरजेंसी और ये संशोधन दोनों ही लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए और इसका असर बहुत जल्द दिखने वाला था। और वो असर दिखा 1977 के आम चुनावों में। एक ऐतिहासिक नतीजा आया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। ये जनता का सीधा फैसला था, सरकार के कामों पर एक सीधी टिप्पणी। तो अब सत्ता में आई नई जनता पार्टी सरकार, और वो एक ही वादे पर आई थी, संविधान को उसकी पुरानी शक्ल में वापस लाना। आते ही उन्होंने काम शुरू किया। 43वें और 44वें संशोधन लाए गए ताकि 42वें संशोधन के ज्यादातर बदलावों को पलटा जा सके। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली और आखिरी लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, अदालत में। और यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की, और कोर्ट ने शक्ति की सीमाओं पर एक ऐसा फैसला सुनाया जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। इस पूरे संघर्ष के दिल में था मूल संरचना का सिद्धांत, यानी द बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन। ये एक न्यायिक सिद्धांत है। आसान भाषा में समझें तो ये कहता है कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो इसकी आत्मा को, इसकी नींव को नहीं बदल सकती। जैसे कि लोकतंत्र, संघवाद या फिर न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ये संविधान का वो हिस्सा है जिसे छुआ नहीं जा सकता। और इसी सिद्धांत की कसौटी पर 42वें संशोधन को कसा गया कि इसका नाम था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। साल था 1980।
इसी केस में सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना था कि 42वें संशोधन के सबसे ताकतवर प्रावधान संवैधानिक हैं या नहीं। उस वक्त के चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी। उन्होंने कहा, हमारे संविधान के 3 अनुच्छेद स्वतंत्रता के स्वर्ग और अनियंत्रित शक्ति के रसातल के बीच खड़े हैं, और वो हैं अनुच्छेद 14, 19 और 21। कोर्ट ने इन्हें गोल्डन ट्रायंगल यानी सुनहरा त्रिकोण कहा। इससे पता चलता है कि कोर्ट की नज़र में मौलिक अधिकार कितने जरूरी थे। तो फैसला क्या आया? अदालत ने कहा कि संसद की संशोधन करने की शक्ति सीमित है। ये सही है। संविधान सर्वोच्च है, ये भी सही है। लेकिन संसद की शक्ति असीमित है, ये दावा गलत है। इसे खारिज किया जाता है। आसान शब्दों में कोर्ट ने 42वें संशोधन के उन सभी हिस्सों को रद्द कर दिया जो संसद को बेहिसाब शक्तियां देते थे। कोर्ट का तर्क बड़ा साफ था, एक सीमित शक्ति का इस्तेमाल करके आप उस शक्ति को असीमित नहीं बना सकते। तो अब सवाल ये है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का आज क्या बचा है? इसकी विरासत क्या है? देखिए, इस संशोधन के कुछ हिस्से आज भी संविधान में मौजूद हैं, जैसे प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द या फिर नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य। लेकिन जो सबसे विवादित हिस्से थे, जैसे संसद की असीमित संशोधन शक्ति या मौलिक अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों को तरजीह देना, उन सबको बाद में हटा दिया गया। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे घटनाक्रम से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ा सबक है संवैधानिक जांच और संतुलन, यानी चेक्स एंड बैलेंसेस का। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका और जागरूक नागरिक मिलकर लोकतंत्र के खंभों को गिरने से बचा सकते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि क्या एक संविधान को उसी सरकार से बचाया जा सकता है जिसे वो खुद बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी प्रासंगिक था और शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है।